नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड में लागू की गई सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी में लिव इन संबंध के प्रावधान में विरोध में कांग्रेस पार्टी आज राज्य विधानसभा का घेराव कार्यक्रम है। कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि यूसीसी में लिव इन संबंध का प्रावधान उत्तराखंड की गरिमा और संस्कृति के खिलाफ है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चेतावनी देने के लिए पार्टी इसके खिलाफ राज्य विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी राज्य में आंदोलन के माध्यम से आम जनता की राय एकत्रित करेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए पार्टी ने एक फॉर्म का प्रारूप तैयार किया है, जिसके जरिए एकत्रित जनता की राय को ज्ञापन के रूप में राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर जोरदार विरोध कर रही है और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि स्मार्ट मीटर के लिए व्यक्ति को आवश्यक रूप से एंड्रॉयड फोन लेना होगा और सस्ते से सस्ता एंड्रॉयड फोन भी आजकल 5 से 6 हजार का आता है और यदि किसी कारण से स्मार्ट मीटर खराब होता है तो 10 से 12 हजार का उस पर खर्च आ जाता है। इसका कोई भी जवाब हमें नहीं मिला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को भ्रमित कर उनकी जेब पर डाका डालने वाली बात है। नहीं, देखिए, हमें दिक्कत ये है कि प्रदेश की कई ऐसी परिस्थितियां हैं, गरीब लोग हैं। स्मार्ट मीटर का लगने का मतलब है सबसे पहले व्यक्ति को एंड्रॉयड फोन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐप है। उस ऐप के माध्यम से ही आप उसमें केवल पेमेंट कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड फोन भी सस्ते से सस्ता 6-7 हजार रुपए से कम का फोन नहीं है। उसके बाद मीटर अगर खराब हो जाता है तो उस मीटर में 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा। इन चीजों का कोई जवाब नहीं मिला। तो ये प्रदेश की जनता को भ्रमित करके और उनकी जेब में डाका डालने वाले। फिर बात हुई प्रीपेड की। यूपीसीएल का पैम्फलेट हमारे विधायक आदरणीय तिलकराज भेड़ जी ने दिखाया, उसमें साफ लिखा है कि प्रीपेड मीटर है, लेकिन राज्य की सरकार कह रही है हम पोस्टपेड कर रहे हैं। फिर जब हमने प्रश्न पूछा कि क्या ये भविष्य में प्रीपेड होगा, तो उनका कोई जवाब नहीं आया। उनका जवाब बड़ा कटाक्ष ये था कि भविष्य किसने देखा है। तो ऐसे तो सवालों का जवाब हमें आज सदन में जो मिला है उससे हम लोग असहमत हैं और ये झूठ और फरेब की जो सरकार है इसकी पोल खोल धीरे धीरे जनता के सामने हो रही है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और सदन में सरकार के कई सवाल भी किए। सदन से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए जबरेड़ा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाती ने कहा कि स्मार्ट मीटर सरकार ने जनता को लूटने का एक नया रास्ता निकाला है। इसके साथ ही साथ सरकार ने मैदानी क्षेत्रों की उपेक्षा हमेशा है और यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में 200 यूनिट तक बिजली फ्री की है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में सिर्फ 100 यूनिट बिजली ही फ्री की है। इसके साथ ही साथ विधायक वीरेंद्र जाती ने सामान्य नागरिक संहिता और भू कानून को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, स्मार्ट मीटर का जो हमने मुद्दा उठाया था, स्मार्ट मीटर इन्होंने जनता को लूटने का एक नया रास्ता निकाला है। और अभी आपने एक प्रश्न किया था कि भाई पर्वतीय राज्यों में और मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग क्यों। तो पर्वतीय क्षेत्र की बजाय मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षाएं ये सरकार करती आ रही है और इसी अपेक्षा का एक जीता जागता सबूत ये भी है कि बिजली की 200 यूनिट मैदानी क्षेत्रों के लिए फ्री नहीं की गई, 200 यूनिट पर्वतीय क्षेत्रों के लिए और मैदानी क्षेत्र के लिए मात्र 100 यूनिट बिजली की इन्होंने फ्री की है। यूसीसी लागू करते हैं, समान नागरिक संहिता लाते हैं, लेकिन समान अधिकार और समान दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के सभी लोगों को नहीं देख रही। अभी संज्ञान में आया है कि भू कानून में भी जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर के साथ भेदभाव किया गया है और यह भेदभाव क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।
अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई जो सरकार प्रीपेड मीटर लगाने की जिद पर अड़ी है। उन्होंने कहा कि आज तक उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहने वाली सरकार विद्युत व्यवस्था का निजीकरण करने पर तुली है। अल्मोड़ा विधायक ने कहा कि आने वाले समय में उपभोक्ता इससे निश्चित रूप से परेशान होगा। बिहार, चंडीगढ़ में स्मार्ट मीटरों में लगातार शिकायत आई है। विधायक ने कहा कि सदन में भी उन्होंने स्मार्ट मीटर का विरोध किया और सड़कों पर उतरकर भी इस स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध करेंगे। देखिए, सरकार को क्या आवश्यकता पड़ गई कि आज ये प्रीपेड या स्मार्ट मीटर लगाने की आज आवश्यकता पड़ गई है। जब यथावत सारी चीजें चल रही थी, पूरी सरकार लगातार वाहवाही लूटने का काम करती कि प्रदेश ये ऊर्जा प्रदेश है करके, और हम इतना विद्युत उत्पादन कर रहे हैं करके सारी चीजों को लेके, जहां दूसरे राज्यों में जाके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाके कहते हैं कि भाई यहाँ पर हम बिजली मुक्त करेंगे, यहाँ पानी मुक्त करेंगे, और वही अपने प्रदेश में आज ये निजी हाथों में सौंप रहे हैं। चाहे वो हमारा कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो, दो समूह को निजी हाथों में सौंप रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात आने वाले समय में इसमें प्रमाणित हो जाएगी कि आने वाले समय में उपभोक्ता निश्चित रूप से परेशान होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, आज चाहे सदन में उन्होंने कह दिया वहाँ नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सरकार भविष्य में इसको लगाने जा रही है। और कहीं हरियाणा का, हम बिहार का उदाहरण ले रहे हैं, चंडीगढ़ का उदाहरण ले रहे हैं कि वहां पर शिकायतें आ रही है कि मीटर जंप कर रहे हैं करके, और जिनका 500 का बिल आता था, किसी का 10,000 का रहा है, किसी 5,000 का। ये बिहार में आई ये शिकायतें, ये अन्य राज्यों में शिकायतें आई है जहाँ इस बार मीटर लग रहे हैं करके। कहीं ना कहीं ये निजी हाथों को सौंपने का एक षड्यंत्र है और सरकार वाहवाही लूटने का काम कर रही है। तो इसका पूर्ण तरीके से हमने सदन में विरोध किया है। विधानसभा में बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। लीक से हटकर बनाए गए बजट का अध्ययन करने का आप सभी से भी आह्वान करता हूं, तथा जिससे जनता तथा इसके प्रावधानों को प्रचारित और प्रसारित किया जा सके। यह बजट नहीं है, बल्कि उत्तराखंड एक नया उत्तराखंड बनाने का, आदर्श उत्तराखंड बनाने का, देश के अग्रणी राज्य बनाने का हमारा ये अर्थ संकल्प भी है। और ये संकल्प हमारा विकल्प रहित है। तो बाकी चूंकि इसके मुख्य बिंदु है, बाकी अभी बजट भाषण में सारी चीज़ों का विस्तार से आ गया है। और मैं अभी इस बजट भाषण में और राज्यपाल जी के अभिभाषण में जब भी बोलूँगा तो बाकी चीज़ें और विस्तार से वहाँ भी मैं आप सबके समक्ष रखूँगा। आप सभी को कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। सर, एक कानून भी आज टेबल होने जा रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? कई कड़े प्रावधान अब कर दिए गए हैं इसमें। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है, और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं, कानून की बात करते रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है। उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे, और उनके जो सुझाव आए थे उन सुझावों के अनुरूप ये बनाया गया है। और एक सशक्त भू कानून होगा, जिससे कि राज्य की जो जमीनों के लगातार राज्य स्थापना के बाद लोगों को शंका, लोगों के मन में जो भी चीज़ें आई हैं, आने वाले समय में उनका समाधान भी होगा और एक सशक्त भू कानून भी राज्य के अंदर आएगा। सर, भू कानून के साथ मूल निवास भी एक विषय था, इसको लेकर के सरकार किस तरह से सोच रही है सर? देखिए, हम चूंकि सभी विषयों पर सरकार जो है सकारात्मक रूप से सोचती है, और ये मुद्दे भी इसीलिए हमारे सामने ही आते हैं। 24 सालों में ये पहली सरकार है जो हर मुद्दे पर सकारात्मक रूप से जन भावनाओं के अनुरूप काम करती है। लोगों को विश्वास है, चाहे भू कानून हो, मूल निवास हो, या आने वाले समय में और भी कोई चुनौतियां हों, हम उन चुनौतियों पर राज्य की जो जन भावनाएं हैं
उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। ये जो स्मार्ट मीटर को लेके एक इशू आ रहा है, तो क्या जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में अलग से स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जो हिमाचल, कर्नाटक और जो तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार वाली जगह पे लग रहे हैं, क्या ये उससे हटके हैं या वही हैं? तो वहाँ क्यों वो नहीं हो रहा इसका? देखिए, आप सभी लोग लगातार, आप लोगों से ज़्यादा अपग्रेड कौन रह सकता है? सबसे ज़्यादा अप टू डेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं विनोद? पंकज बताओ क्या बोलते हैं? अपडेट, अपग्रेड। देखिए, पूरे देश के अंदर लाई गई योजना है और भारत सरकार के स्तर से ये योजना समस्त राज्यों में लागू की गई है, उसमें उत्तराखंड राज्य भी है। और ये योजना लोगों की सुविधा के लिए लाई गई योजना है कि बिजली चोरी न हो, कानून से जीने की सबको आदत पड़े। अवैध कोई कब्जा करने वाले, कटिया लगाने वाले, कटिया जानते हैं ना, तो ऐसे लोगों के लिए, या पता नहीं कहीं कोई रोहिंग्या टाइप के लोग हों जो बसे हुए हैं, तो उनको अगर कोई फायदा पहुंचाना चाहता है, लेकिन फायदा पहुंचाइए, आप अपने निजी साधनों से फायदा पहुंचाइए, उसमें सरकार। लेकिन अगर व्यवस्था बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए कोई योजना लाई गई है, तो उसमें क्या किसी को क्या हानि हो रही है? भाई, आप लोगों के जेब में, सबके जेब में स्मार्टफोन है। जब आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आप स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगा सकते? और प्रीपेड का जो हल्ला मचाया गया है वो केवल भ्रम में डालने की बात है। हमने कहा है, हम गरीब लोगों के लिए, जो हमारे अंत्योदय के लोग हैं, जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जो संपन्न लोग हैं, जितनी बिजली वो यूज करते हैं, उतना उनको बिल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप लोग इस बात को तो मानते हैं ना। हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में हमसे बहुत ज्यादा लगाए जा चुके हैं, वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। राज्य के दूसरे हिस्सों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हमारी अन्य एनडीए सरकारों से अलग सरकार है, वहां भी ये योजना लगाई जा रही है। भारत सरकार ने इसमें प्रावधानित किया है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बार बार ये विषय उठाया जा रहा था कि साहब एक कंपनी विशेष को दे दिया गया है, जबकि इसमें 40 कंपनियों ने भाग लिया है, जो मीटर में अलग अलग आए हैं। कुमाऊं क्षेत्र के लिए लगाए हैं, गढ़वाल क्षेत्र के लिए लगाए हैं। लगभग 30 करोड़, 28 करोड़ से ज्यादा पूरे राज्य के अंदर 28 लाख से ज्यादा मीटर लगाए जाने हैं। अभी कुल 15 लाख मीटर लगाए जा रहे हैं, वो भी उस क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं जहां लोग ठीक प्रकार से अपना बार बार शिकायत करते हैं कि ये मीटर जंप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो जंप करने की समस्या भी समाधान होगा। तो ये मैं समझता हूं कि इसका विरोध जो बिजली चोरी कर रहे हैं, राज्य के संसाधनों पर जो लोग जो है अनावश्यक रूप से बोझ डालना चाहते हैं, उनका साथ देना जैसा है। जो लोग कानून से जीना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई किसी को, किसी गरीब को, कोई गरीब के लिए, कि गरीब को प्रताड़ित करने के लिए, हम तो, हमारी सरकार तो खुद ही अंत्योदय के लिए काम कर रही है। और वो तो जहाँ इंटरनेट नहीं है, सबसे लास्ट में हम लगाएंगे उसमें। सर, यूसीसी का आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन रहा है। सर, आज कांग्रेस का भी यूसीसी को लेकर विरोध था। देखिए, अब आप लोग बहुत विस्तार से सुन लीजिए, और मुझे भी अच्छा लग रहा है आप जो प्रश्न कर रहे हैं। आज हमें बोलना तो वहां चाहता हूं, लेकिन आप लोग मुझे यहीं बुलवा ले रहे हैं। देखिए, इनका विरोध है, आज जो मैंने जानकारी करी, या मेरे पास जो जानकारी आई है, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। एक तो लिव इन रिलेशनशिप, ये इसमें प्रावधान जरूर किया गया है यूसीसी में। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति इसको मान्यता नहीं देती है। हमारी संस्कृति में कहीं कोई स्थान नहीं। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, और देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये फैसले आए हैं, और लोग रहते आए हैं साथ में। हमने केवल और केवल लिव इन रिलेशनशिप में ये प्रावधान कर दिया कि जो भी लोग इस संबंधों के आधार पर अपना जीवन निर्वासित कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, उनको अब ये जानकारी देनी होगी, उनके माता पिता को जानकारी देनी होगी, हमारे पास भी जानकारी होगी। क्योंकि पिछले सालों के जो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं, इन प्रकरणों में अनेक बार साथ में रहते रहते संबंध शुरू में अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में संबंध खराब हो जाते हैं, हिंसा होती है, पुलिस केस होते हैं, कोर्ट कचहरी न्यायालय में मामले जाते हैं, अनावश्यक कई प्रकार के उत्पीड़नों का शिकार दोनों ही पक्षों को
कभी महिला और पुरुष दोनों का ही उत्पीड़न अलग अलग दिशा में होता है। और कई बार इसमें इतनी हिंसक घटनाएं होती हैं कि जिन माता पिता के बेटे या बेटियां ऐसे संबंधों में रहते हुए उनकी हत्याएं हो जाती हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बजट हमारे संकल्प को पूरा करने की दिशा जाहिर करता है। साथ ही साथ उन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी बात कही। तो चलिए अब हम आगे बढ़ चलेंगे। महापौर दीपक बाली ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में चुनावी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुचारू बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। इसकी पहल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी, जिसे कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया। इस नीति के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया जा रहा है, जिससे देश की प्रशासनिक स्थिरता, आर्थिक प्रबंधन और सुशासन को मजबूत मिलेगी। और महापौर बाली और पार्षदों ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया। और मीडिया से मुखातिब मेयर दीपक बाली ने इस पहल के प्रमुख लाभ बताते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से अविरल विकास कार्य होंगे और बार बार चुनाव होने से आचार संहिता लागू होती है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव से सरकारें निर्बाध रूप से विकास योजनाओं को लागू कर सकेंगी। व्यय में कटौती होगी क्योंकि चुनावी प्रक्रिया पर भारी खर्च होता है। बार बार चुनाव कराने से धन और संसाधनों की अधिक खपत होती है। इसका एक प्रमुख कारण चुनावी प्रक्रिया पर भारी खर्च जो होता है। बार बार चुनाव कराने से धन और संसाधनों की अत्यधिक खपत होती है। एक राष्ट्र एक चुनाव से इन खर्चों में भारी कमी आएगी। इसका एक और प्रमुख कारण प्रशासनिक दक्षता के रूप में बार बार चुनाव कराने से सरकारी मशीनरी, सुरक्षा बल और शिक्षकों को चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहना पड़ता है, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं। देहरादून से आई विजिलेंस टीम ने आज रुड़की तहसील में बड़ी कार्रवाई करते हुए चकबंदी के कानूनगो कृष्णलाल सिंह को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। और इस कार्रवाई से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार विजिलेंस टीम को लंबे समय से कानूनगो के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। आज जैसे ही उन्होंने घूस की रकम ली, विजिलेंस टीम ने तुरंत दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस अधिकारी कानूनगो कृष्णपाल सिंह को एक बंद कमरे में ले जाया गया, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। विजिलेंस की इस कार्रवाई से तहसील के अन्य कर्मचारी में भी हड़कंप मचा हुआ है और पूछताछ फिलहाल जारी है। मसूरी से 28 किलोमीटर दूर पर्यटन स्थल धनोटी में आज सुबह से बर्फबारी देखने को मिल रही है, जहां की एक और मसूरी में सुबह से ही धुंध और कोहरे का आलम है और लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं मसूरी के निकट पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र धनोल्टी में सुबह से बर्फबारी का दौर जारी है। काफी तेज बर्फबारी का दौर जारी है और यदि ऐसे ही बर्फबारी होती रही तो एक बार पुण्य धनोल्टी में अच्छी बर्फबारी होने के आसार पैदा हो गए हैं, कि जिससे न सिर्फ पर्यटन नगरी धनोल्टी बल्कि मसूरी में भी पर्यटकों की आमद के आसार हो गए हैं, जिससे न सिर्फ स्थानीय दुकानदार वरन जो कि काश्तकार हैं उनको भी लाभ मिलेगा। उत्तरकाशी जिले के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। निचले क्षेत्रों में बारिश व कड़ाके की ठंड और बर्फबारी खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। गंगोत्री धाम व मां गंगा के शीतकालीन आवास मुखवा में बर्फबारी हो रही है। गंगा पुरोहित राजेश सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री धाम व मां गंगा के शीतकालीन आवास मुखवा में आज सुबह से ही बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी से किसानों व यात्रियों को भी इसका काफी लाभ मिलेगा। यमुनोत्री धाम सहित मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव में भी बर्फबारी जारी है। सुबह 4 बजे से ही यमुनोत्री धाम सहित आसपास खरसाली गांव, जानकी चट्टी, नारायणपुरी, फूलचट्टी क्षेत्र में बर्फबारी तो निचले इलाकों बड़कोट,
तहसील क्षेत्र में रिमझिम बारिश हो रही है। मां यमुना के शीतकालीन पुजारी ने बताया कि सुबह से क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल रही है। पशुआधून में मौसम ने करवट बदली है। रात से ही पशुआधून विकासनगर क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। आपको ये भी बताते चले कि मौसम के मिजाज को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार भी बन रहे हैं और हो सकता है कि जल्द ही पछुआधून विकासनगर के ऊंचाई वाले क्षेत्र यानी कि चक्राता लोखंडी में बर्फबारी देखने को मिले। वहीं आपको ये भी बता दें कि आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं कि जिससे कि बारिश और होने की संभावना है। उत्तराखंड में बाघ संरक्षण के प्रयासों के तहत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी नेशनल पार्क में एक और बाघ को स्थानांतरित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है और ये 5वां बाघ होगा जिसे कि कॉर्बेट से राजाजी भेजा जाएगा, जिससे कि पार्क में बाघों की घटती संख्या में सुधार की उम्मीद है। राजाजी में बाघों की संख्या बढ़ाने की योजना। राजाजी नेशनल पार्क के पश्चिमी हिस्से में पहले बाघों की आबादी बहुत कम थी। वन्यजीव बता दें कि वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार पार्क के इस क्षेत्र में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, लेकिन बाघों की कमी के कारण जैव विविधता को नुकसान हो रहा था और इस समस्या के समाधान के लिए वन विभाग ने 2020 में बाघ पुनर्स्थापन परियोजना शुरू की थी, जिसके तहत कॉर्बेट से स्वस्थ बाघों को राजाजी स्थानांतरित किया जा रहा था और अब तब भेजे गए 4 बाघ सफलतापूर्वक स्थापित हैं और इस परियोजना के तहत अब तक 4 बाघों को राजाजी नेशनल पार्क में छोड़ा जा चुका है। इनमें से 2 नर और 2 मादा बाघ हैं जो कि पार्क में अच्छी तरह से ढल चुके हैं। देखिए, एक परियोजना के तहत ये कार्य किया जा रहा है जिसमें कि जो राजाजी है उसके एक क्षेत्र में बाघों की आबादी कम थी और चूंकि कॉर्बेट में बाघ घनत्व के हिसाब से ज्यादा हो रहे थे तो एक यहाँ से बाघों को जो है 5 बाघों को वहां ले जाने का कार्यक्रम था, जिसमें से 4 बाघ ऑलरेडी जा चुके हैं और एक 5वां नर बाघ जो है तुरंत ही यहाँ से भेजा जाना है। तो ये मुझे लगता है कि बाघों के भविष्य के लिए ये अच्छा कदम होगा क्योंकि जो इनब्रीडिंग है वो रुकेगी और यहाँ के बाघ जब उन बाघों से जो है क्रॉस करेंगे तो जो बाघों का भविष्य वो सुरक्षित रह सकेगा। तो अच्छा कदम है ये। देखिए, राजाजी टाइगर रिजर्व का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट एनटीसीए द्वारा भारत सरकार द्वारा अप्रूव किया गया है, जिसके अंतर्गत 4 बाघ अभी तक कॉर्बेट से जा चुके हैं। जो 5वां बाघ है उसको भेजने की तैयारी की जा रही है। उसके संबंध में जो टाइगर को आइडेंटिफाई करने वाला कार्य है, जिसको कैमरा ट्रैपिंग के थ्रू किया जाता है, पुराना डेटा को देखा जाता है, उसके थ्रू किया जाता है, वो कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और जैसे ही अभी राजाजी टाइगर रिजर्व से सारी तैयारी पूर्ण हो जाएंगी, उस बाघ को यहाँ से वहाँ पर ले जाया जाएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व में इसके लिए एक हेक्टेयर साइज का एक बाड़ा बनाया गया है, क्योंकि ये एक सॉफ्ट रिलीज एक मैकेनिज्म होता है, उसके अंतर्गत किया जा रहा है। तो इस बाघ को पहले उस बाड़े में छोड़ा जाता है और वहाँ पर उसको लगभग 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक उसको मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद उसमें सैटेलाइट कॉलर लगा के उस क्षेत्र में छोड़ा जाएगा ताकि उसका मूवमेंट जो है उसको भी पता चल सके और जब तक वो उस वास स्थल में अपने को पूरी तरह से एडजस्ट ना कर ले तब तक उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। अभी जो बाघ को भेजा जाना है जो उस प्रोग्राम के अंतर्गत वो एक मेल टाइगर को भेजा जाना है। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।